इनिशियली आपने हाई कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का काम है, तो सरकार अपना काम कर रही है। आज बिल पेश हो रहा है, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मैं भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद देता हूं, जिनके नेतृत्व में समिति बनी और समिति ने भी धन्यवाद किया और समिति ने भी इसको रिकमेंड किया। वैसे ये विषय बहुत पहले से है, लाख कमीशन की 2 रिपोर्ट इस पे हैं, जिन्होंने कहा कि इसे होना चाहिए। वेंकट कमीशन साहब की रिपोर्ट कह चुकी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने 3 बार अपनी रिपोर्ट में कहा है कि होना चाहिए। देश भर के अलग अलग बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, लेखक हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, ब्यूरोक्रेट्स, वो भी कह रहे हैं। दिक्कत ये हो रही है प्रभाकर जी, बार बार एक साल पार्षद का चुनाव हो रहा है, अगले साल प्रधान का चुनाव हो रहा है, अगले साल फिर विधानसभा हो रही है, अगले साल लोकसभा हो रही है। जब जब चुनाव हो रहा है हर बार वोटर लिस्ट नहीं बन रही है। जब जब चुनाव हो रहा है फिर पूरा का पूरा 1 महीने के लिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, सारे विकास के काम ठप पड़ गए। टीचर्स की ड्यूटी स्कूलों में ड्यूटी करने के बजाय, बच्चों को पढ़ाने के बजाय वो पूरे इलेक्शन में लग जाती है। बच्चे बेचारे बेसहारा हो जाते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं बचता। पुलिस डिपार्टमेंट पूरा इस काम में लग जाता है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं, चोरी चमारी अपनी आप बढ़ जाती है, पूरा प्रशासनिक अमला इस काम में लग जाता है। पैसा जो खर्च हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन मेरा मानना है पैसा तो छोटी चीज़ है। चलो ठीक है, वन नेशन इलेक्शन से 10,000 करोड़ बच जाएगा, लेकिन 10,000 करोड़ से जब ज़्यादा बचेगा, वो जो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद का जो जहर घोला जाता है हर चुनाव के पहले ना, वो ठीक होगा। मेरे लिए वो ज़्यादा कंसर्न है। 10,000 करोड़ रुपए बचेगा, वो तो उसको मैं बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता हूँ। जब जब चुनाव आता है तो जातिवाद, धर्मवाद को लेकर के, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, और हम हमेशा चुनाव ही मोड में रहते हैं, देश में रहते हैं। लेकिन एक बात और, कि लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, साथ साथ चरण में चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो आपको क्या लगता है कि ये चुनाव, जो केवल विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, साथ साथ चरण में होते हैं, तो ये कितना मुश्किल होगा? नहीं नहीं, चरण तो वही रहेंगे, बस केवल इतना होगा कि अभी आप जाके एक जगह बटन दबा के आते हैं, आपको चार चार बटन दबानी पड़ेगी। एक लोकसभा वाली बटन दबानी पड़ेगी, एक विधानसभा वाली दबानी पड़ेगी, एक पार्षद प्रधान वाली दबानी पड़ेगी। डिपेंड करेगा शहर में है कि गांव में है। ये बिल्कुल संभव है, और शुरुआत के 3 चुनाव एक साथ हो चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया के 48 देशों में वन नेशन वन इलेक्शन होता है, और बड़े बड़े देशों में होता है, छोटे देशों में भी होता है, लेकिन बड़े देशों में भी होता है जिनका क्षेत्रफल हमारे भारत जैसा है, ऐसे ऐसे देशों में भी होता है। अब ये अलग कह सकते हैं कि चलिए उनका लिटरेसी रेट ज़्यादा है, वो अलग विषय है, लेकिन मेरा ये मानना है आज की डेट में, जब हम आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं, जहाँ राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो चुका है, गरीब से गरीब, दलित भी, आदिवासी भी 8वीं तक पढ़ ही रहा है वो, उस समय हम ये कहना कि नहीं लोग समझदार नहीं हैं, वन नेशन वन 4 बटन नहीं दबाएंगे, ऐसा नहीं है। इस समय लोग बैंक से जुड़ चुके हैं, यूपीआई यूज कर रहे हैं, एटीएम पेटीएम यूज कर रहे हैं, भारत में 130 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है। तो हमारा तो ये भी कहना, वन नेशन वन इलेक्शन के साथ कम से कम एक कुछ ऐसा भी सिस्टम डेवलप करना चाहिए टेक्नोलॉजी को यूज करके, कि लोगों को आधार बेस्ड वोटिंग भी मिल जाए। तो जो बहुत सारा प्रभाकर जी शिफ्ट करना पड़ता है। अभी हम और आप दिल्ली में हैं, चलो ऐसे बहुत सारे लोग दिल्ली में हैं, सबके वोटर तो दिल्ली में वोटर लिस्ट में नहीं नाम है, उनको बिहार जाना पड़ता है, बंगाल जाना पड़ता है, कहीं जाना पड़ता है। टर्नआउट बढ़ जाएगा, मैं कह रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शन से टर्नआउट बढ़ जाएगा। अगर आधार बेस्ड वोटिंग नहीं भी हुई तो कम से कम 5 साल में एक बार जाना है, तो लोग जहां जिसकी वोटिंग है वहां चले जाएंगे, वोट दे के आ जाएंगे। इसी में एक सवाल, कि भी हाल के दिनों में एक विवाद शुरू हुआ कि चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले, किसी खास वर्ग का, किसी खास जाति, किसी खास समुदाय के लोगों का बल्क में उसका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो गया, ये आरोप लगते हैं। तो जिसका, जैसे वोटिंग के लिए जाते हैं, पता चला विधानसभा में गए वोट करने के लिए, और पता चला कि उसका नाम नहीं है उस दिन, उस संयोग से उस समय उसका नाम नहीं है, वो वोट नहीं दे पाया। तो जब वो वोट उस समय नहीं दे पाया, तो विधानसभा का भी नहीं दे पाएगा, लोकसभा का भी नहीं दे पाएगा, और स्थानीय स्तर का भी चुनाव नहीं दे पाएगा एक ही साथ। ये एक, आपको लगता है कि ये एक मुश्किल है? देखिए ये मुश्किल क्यों है आपको बता रहा हूँ। ये मुश्किल इसलिए है कि फर्जी वोट बनाना और असली वोटर का नाम काट देना, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। मतलब यहाँ एक तरफ ये है कि असली लोगों का नाम कट जाता है, वहीं दूसरी तरफ ये है कि नकली लोगों का नाम चढ़ जाता है। ठीक है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि हमारे देश में फर्जी आधार बनाना, फर्जी राशन कार्ड बनवाना, फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना, फर्जी वोटर आईडी बनवाना, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, ये गंभीर अपराध नहीं है। और दूसरा,
कोई जुडिश मतलब कोई आपका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर नहीं है। लेखपाल, पटवारी अगर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, अगर इसमें गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको क्या होगा, उसके लिए भी कोई नहीं है। तो इसका लिए मेरा मानना है कि वन नेशन इलेक्शन करने के लिए आपको केवल संविधान में ही संशोधन नहीं करना पड़ेगा, इलेक्शन लॉज में भी आपको बदलाव करना पड़ेगा। जो माल प्रैक्टिसेस जो यूज़ हो रही हैं, इसको भी आपको सीरियस क्राइम डिक्लेयर करना पड़ेगा। भाई इलेक्शन हमारा एक तरीके से फंडामेंटल राइट कह लीजिए और दूसरा कह लीजिए पूरा देश एक बेसिक स्ट्रक्चर है डेमोक्रेसी भारत का, लोकतंत्र। ऐसे में इलेक्शन लॉज के ऊपर जो सड़े हुए कानून है आपको बदलना पड़ेगा। 1951 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसमें आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो वन नेशन इलेक्शन संभव नहीं होगा। आपको जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसमें बदलाव करना पड़ेगा। बाकी इसको कुछ राज्यों की विधानसभा का टेन्योर 6 महीने घटाना पड़ेगा, कुछ राज्यों की विधानसभा का टेन्योर 6 महीने बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक बात और कि क्या दिक्कतें आप देख रहे हैं, तकनीकी तौर पर बताएं कि इसके करने के लिए संविधान में क्या-क्या बदलाव करने होंगे? देखिए, संविधान में एक तो जो टेन्योर है ना आपका 5 साल का फिक्स है। आपको उस टेन्योर को एक बार वन टाइम के लिए आपको करना पड़ेगा कि भाई हम ये 5-7 राज्य हैं जिनका टेन्योर हम 5.5 साल कर रहे हैं और ये 8 राज्य हैं जिसका हम टेन्योर 4.5 साल कर रहे हैं। वो आपको वन टाइम अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। और मेरा सारी पॉलिटिकल पार्टियों से कहना है कि जहां इतना बड़ा फायदा होने जा रहा है, जहां आपको पूरे 55 महीने तक शांति मिलने वाली है, 55 महीने तक आप आराम से देश का विकास कर सकते हैं, तो आप कम से कम इस बात पे सहमत हो जाइए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल पार्टियां इसका विरोध करेंगी। क्यों? क्योंकि जब बार बार चुनाव होता है तो बार बार काले धन का उपयोग होता है। जब काले धन का उपयोग वो करता है तो दलालों को पैसा मिलता है। भाई जो लोग इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो बैनर पोस्टर बनाते हैं उनका नुकसान होगा, जो होर्डिंग बनाते हैं उनका नुकसान होता है, जो रेडियो टीवी पे ऐड चलाते हैं पॉलिटिकल पार्टियों से पैसा लेकर, उनका भी नुकसान होगा। भाई 5 साल में एक ही बार वो कर पाएंगे, हमेशा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो टिकट खरीद बिक्री चलती है, अभी तो हर साल टिकट खरीद, पार्षद का टिकट भी बिक रहा है, फिर अगले साल प्रधान का टिकट बिक रहा है, अगले साल विधानसभा का टिकट बिक रहा है, अगले साल लोकसभा का। तो एक उनके लिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनको भी दिक्कत आएगी। तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं बार बार चुनाव के, वो दिक्कत करेंगे। नहीं, लेकिन एक और संशय, लाभार्थियों की बात आप कर रहे हैं, तो एक और वर्ग है लाभार्थी का जिस पर की चर्चा होती है कि एक ही बार, अभी बार-बार ईवीएम मैनिपुलेशन की बात होती है, एक ही बार ईवीएम मैनिपुलेट हो जाएगा और एक ही साथ काम हो जाएगा, लोग ये भी बात कहेंगे? नहीं नहीं, कहने को तो भारत में चूंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में प्रभाकर जी झूठ बोलना गंभीर अपराध है। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, वो आतंकवादी था। उससे पूछा रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों बोल दिया? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। अगर वो कह देता रेकी नहीं किया तो उसको 30 साल सजा होती। उसने कहा रेकी किया तो 10 साल सजा हुई। भारत में चूंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी तो हर साल टिकट खरीद, पार्षद का टिकट भी बिक रहा है, फिर अगले साल प्रधान का टिकट बिक रहा है, अगले साल विधानसभा का टिकट बिक रहा है, अगले साल लोकसभा का। तो एक उनके लिए जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है उनको भी दिक्कत आएगी। तो जो लोग इसके लाभार्थी हैं बार बार चुनाव के, वो दिक्कत करेंगे। नहीं, लेकिन एक और संशय, लाभार्थियों की बात आप कर रहे हैं, तो एक और वर्ग है लाभार्थी का जिस पर की चर्चा होती है कि एक ही बार, अभी बार-बार ईवीएम मैनिपुलेशन की बात होती है, एक ही बार ईवीएम मैनिपुलेट हो जाएगा और एक ही साथ काम हो जाएगा, लोग ये भी बात कहेंगे? नहीं नहीं, कहने को तो भारत में चूंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ बोलना कोई अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में प्रभाकर जी झूठ बोलना गंभीर अपराध है। अमेरिका में डेविड कोलमैन हेडली पकड़ा गया, वो आतंकवादी था। उससे पूछा रेकी किया क्या? बोले हाँ रेकी किया। जानते क्यों बोल दिया? क्योंकि रेकी करने की सजा 10 साल है और झूठ बोलने की सजा 10 से 20 साल है। अगर वो कह देता रेकी नहीं किया तो उसको 30 साल सजा होती। उसने कहा रेकी किया तो 10 साल सजा हुई। भारत में चूंकि झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठ लिखना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, झूठे वीडियो बना देना ये भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, झूठी चर्चा कर देना ये भी फ्रीडम ऑफ। और ये संयोग से विडंबना देखिए कि इस झूठ बोलने में, वकीलों को तो नहीं कहूँगा, पत्रकारों को भी कहूँगा ही, वकील, पत्रकार, जज, व्यवस्था, नेता, सबसे ज्यादा सब लोग शामिल हैं। वो शामिल इसीलिए है क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है नहीं, झूठ पकड़ने का कोई सिस्टम है नहीं, झूठ बोलना सजा है नहीं। तो जब सजा नहीं है, भय बिन होए न प्रीत, भय है नहीं झूठ बोलने का, तो लोग झूठ बोले जा रहे हैं। अच्छा, अब ये आखिरी सवाल कि क्या देख पा रहे हैं आप? ढेर सारे सजेशन आए हैं, जो कोविड कमेटी जो बनी थी उन्होंने सजेशन मंगाए थे और आप ही ने कहा कि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध भी करेंगी।
ये विपक्षी पार्टियां ही क्यों विरोध करेंगी? जो दिक्कत उनको होगी वही तो सरकार वाली पार्टी को भी दिक्कत होगी। मैंने विपक्षी पार्टी नहीं कहा, मैंने कहा बार बार चुनाव से बहुत लाभ जिनको होता है, बैनर पोस्टर बनाने से जिनको लाभ होता है, होर्डिंग लगाने से जिनको लाभ होता है, ऐड देने से जिनको लाभ होता है, जो एजेंसियां काम करती हैं, कैंपेनिंग वाली एजेंसियां उनको काम करती है, जो लोग ये रैलियां करवाते हैं तो कुर्सी में सप्लाई करते हैं उनको नुकसान होगा, जो टेंट लगाते हैं उनको नुकसान होगा, लाउड स्पीकर वालों को नुकसान होगा, गाड़ी वालों को नुकसान होगा, चार्टर्ड प्लेन वालों का नुकसान होगा, क्योंकि अभी तो हर साल वो चार्टर्ड प्लेन बांटते रहते हैं, उनको नुकसान होगा। तो ऐसे, और सबसे बड़ा नुकसान पॉलिटिकल पार्टियों को होगा जो पार्षद का टिकट बेचती हैं, प्रधान का टिकट बेचती हैं, उन नेताओं को नुकसान होगा जिनका काम ही दलाली के ऊपर चल रहा है, उनको नुकसान होगा। अब ये जब बिल आएगा तो उस समय समझ में आएगा कि कौन कौन इसके लाभार्थी हैं इस बार बार के जो जितना बेचैन होगा उतना बड़ा वो जो जितना बेचैन होगा, इसका मतलब वो इस बार बार के चुनाव का काले धन का उतना बड़ा लाभार्थी है। अब एक और बात बताइए, क्या लगता है कि बात हो रही है कि ये स्टैंडिंग कमेटी को चला जाएगा? मुद्दा विशेष है, मुझे लगता है जेपीसी को जाना चाहिए, लेकिन वो जेपीसी अनलिमिटेड टाइम बाउंड सिस्टम नहीं होना चाहिए। 3 महीने के अंदर जेपीसी को उसका कर देना चाहिए, क्योंकि संविधान में संशोधन होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है, तो जेपीसी को जाना चाहिए। लेकिन जेपीसी का अनलिमिटेड टाइम नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है 3 महीने जेपीसी को दे के और 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। तो आप ही बता दीजिए, आपको क्या लगता है कि कितना समय है वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट होने में? मुझे लग रहा है अगला जो चुनाव होगा वो वन नेशन इलेक्शन होगा, जो अगला नेक्स्ट जनरल इलेक्शन होगा। स्वाभाविक सी बात है, वो टाइम हो सकता है मार्च की बजाय अप्रैल हो जाए, जून हो जाए, जुलाई हो जाए, आगे पीछे हो जाए, लेकिन मेरा मानना है कि अगला विधानसभा और लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन होगा। तकनीकी बारीकियां समझ ली, जरूरत क्यों है ये भी समझ लिया, लेकिन बस इतना भी समझ लीजिए कि ये रास्ता आसान नहीं है। जितने लोग इसमें लाभार्थी वर्ग हैं सियासत में, वो विरोध भी करेंगे, कुछ लोग इसकी पैरवी करेंगे, कुछ लोग विरोध करेंगे, और मामला जेपीसी को जाएगा। इसकी पर्याप्त संभावना है। जैसा अश्विनी उपाध्याय कह रहे थे कि मामला महत्वपूर्ण है, बदलाव महत्वपूर्ण है, तो इसलिए ये जेपीसी में जाना तय है। कितना समय लगेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब लगभग तय है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन आने वाले कुछ समय में हकीकत होने जा रहा है।